हेलो एवरीवन, मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है और आज हम वर्क एनर्जी और पावर पढ़ने वाले हैं। वर्क एनर्जी और पावर, इन तीनों का हम अपनी डेली लाइफ में एक ही मतलब समझ के चलते हैं, पर आज हम समझेंगे कि असल में ये हैं क्या। ठीक है। अब यहाँ इंडेक्स में हम लोग देखते हैं, मैंने कुछ 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि पहले हम वर्क को समझेंगे, फिर एनर्जी को। और एनर्जी कई तरह की होती है, न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इत्यादि इत्यादि। तो बट हम मैकेनिक्स में हमें मैकेनिकल एनर्जी पढ़ना है। मैकेनिकल एनर्जी दो तरह की होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। और उसके बाद हम पावर को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। अभी वर्क का क्या मतलब है। अब हम अपनी डेली लाइफ में कैसे बोलते हैं कि भाई कोई बंदा 2 घंटे पढ़ लिया तो हम कहेंगे इसने बहुत वर्क कर लिया। कोई व्यक्ति अगर एक कुली ने काम किया है, 2 घंटे सामान उठा के इधर से उधर रखा है, हम कहेंगे बहुत ज़्यादा काम कर लिया। इस तरह हम एक मेंटल और फिजिकल हमें थकान महसूस होती है, हम उसे वर्क कहते हैं कि इस व्यक्ति ने बहुत वर्क किया है। पर साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है, हमें ये समझना पड़ेगा। तो इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है, इसको हम देखते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जो यहाँ रखा है और हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं, अगर ये ऑब्जेक्ट इस फोर्स की वजह से अपनी पोजीशन चेंज करता है, अगर यहाँ से डिस्प्लेस हो जाता है, कोई और पोजीशन पे चला जाता है, इसका मतलब हमने इस ऑब्जेक्ट पे वर्क किया है। ठीक है। अब वर्क को हम कैसे न्यूमेरिकली कैसे समझेंगे, न्यूमेरिकली कैसे निकालेंगे। तो फोर्स जो हमें गिवन हो वो, और जितना डिस्प्लेस हमने ऑब्जेक्ट को किया है उस फोर्स की वजह से वो, और उसका जो गुणा होगा वही हमारा वर्क डन होगा। वर्क डन निकालने के लिए एक सिंपल सी बात है। तो मान लो किसी व्यक्ति ने 10 न्यूटन फोर्स लगाई है और 5 मीटर उस ऑब्जेक्ट को उसने डिस्प्लेस कर दिया अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, तो वर्क डन जो आएगा वो 50 न्यूटन मीटर होगा या फिर 50 जूल होगा। जूल क्यों लिखा मैंने, जूल इस कारण से लिखा क्योंकि वर्क को हम जूल में नापते हैं। जिस तरह आप लेंथ को मीटर में नापते हो, समय को सेकंड्स में नापते हो, इसी तरह वर्क को जूल में नापा जाता है। न्यूटन मीटर भी उसकी यूनिट है, पर जूल में उसको हम समझते हैं। चलिए, अब ये ऑब्जेक्ट है जिस पे आप ये हैंड देख रहे होंगे, इधर से फोर्स लग रहा है, जिधर ये एरो बना हुआ है, जिधर ये फोर्स लग रहा है उधर ही अगर इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस हो रहा है ये, तो इसका मतलब ये है कि हमारा वर्क डन जो है पॉजिटिव है, हमने उस ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव वर्क किया है। परंतु अगर ये डिस्प्लेस इस डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स इस इधर ही लग रही है जिस तरफ ये ब्लू एरो है, परंतु जहाँ मैंने ये ब्लैक एरो बनाया इस तरफ ये डिस्प्लेस हो रहा है, इसका मतलब हम उस पर नेगेटिव वर्क कर रहे हैं। और अगर हम फोर्स लगाए जा रहे हैं और ये अपनी पोजीशन से बिल्कुल डिस्प्लेस नहीं हो रहा, वहीं की वहीं है, जैसे किसी दीवार को धक्का मारे जा रहे हो, दीवार तो वहीं है, तुम लगाए जाओ जोर, तो इसका मतलब तुमने कोई वर्क नहीं किया है वहाँ पे। फिर अगर तुमने फोर्स इधर लगा रहे हो एरो की साइड, ब्लू एरो की साइड, और ये ऊपर की साइड डिस्प्लेस हो रहा है, तो भी तुमने कोई फोर्स नहीं लगाया। ये ऊपर की साइड डिस्प्लेस किसी और रीज़न से हो रहा होगा, पर तुम्हारी फोर्स जो तुम लगा रहे हो उसकी वजह से इस पर कोई वर्क नहीं हो रहा है। ये ऐसा ही सेम नीचे की साइड भी होगा, तुम लगाए जाओ फोर्स, इसका कोई मतलब नहीं हो रहा। ठीक है। चलिए एनर्जी को देखते हैं। अब वर्क करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। एनर्जी मतलब क्या, कोई व्यक्ति कुछ काम करता है तो वो तो थक जाएगा, तो उसको उसकी कैपेसिटी तो चाहिए ना काम करने की, और वो कैपेसिटी हमें मिलती है खाने से। तुम्हारी मशीनें हैं जैसे कि तुम्हारी मोटर होगी जो पानी चढ़ाती है, अब उसको भी एनर्जी चाहिए। उसको कहाँ से मिलती है, उसको इलेक्ट्रिसिटी से मिलती है। पंखा है, उसको इलेक्ट्रिसिटी से मिलती है, और उसी कैपेसिटी को हम एनर्जी बोलते हैं। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज़ द एनर्जी, और ये इसकी भी यूनिट सेम जूल ही होती है। अब एनर्जी कई तरह की होती हैं, केमिकल एनर्जी हो गई, न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इत्यादि इत्यादि। मैकेनिक्स में हम मैकेनिकल एनर्जी के साथ डील करते हैं, और मैकेनिकल एनर्जी दो तरह की होती है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को समझते हैं। मान लो कि ये तुम्हारे पास एक प्लास्टिक का
ये प्लास्टिक का एक बॉक्स रखा है तुम्हारे पास, और ये एक मेटल की बॉल इस पे इसके साथ रखी हुई है। कोई दिक्कत नहीं, रखे हुए हैं साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा केस कंसिडर करो कि ये प्लास्टिक का बॉक्स रखा हुआ है और मेटल की बॉल यहाँ से आके इसको टकरा रही है, क्या करेगी? ये इसको डिस्प्लेस कर देगी। दूसरी टर्म्स में मतलब इस मेटल बॉल ने इस प्लास्टिक के बॉक्स पे कुछ वर्क किया, ठीक है। तीसरा केस ले लो, ये तुम्हारा बॉक्स रखा है प्लास्टिक का बॉक्स, और दूर से और तेज से आके बॉल टकरा रही है, इसको और दूर तक खिसका देगी। यही मतलब हुआ। तो क्या मतलब हुआ कि जब ये ऑब्जेक्ट इसके साथ अटैच था कोई दिक्कत नहीं थी, ये यहाँ पे रेस्ट में था तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, पर ये यहाँ से अब ये चल के आया और फिर टकराया, तो इसने वर्क किया। तो इसका मतलब इसके मोशन में, जब ये मोशन में था तब इसने कोई एनर्जी गेन की जिसकी वजह से ये उस पर वर्क कर पाया। तो इसका मतलब जो मोशन की वजह से जो एनर्जी गेन करता है उसी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, ठीक है। और अब दूसरा केस इसमें देखें तो अब ये और स्पीड से आया इसकी तरफ, तो इसने और ज़्यादा वर्क किया। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो स्पीड पे डिपेंड करती है। देखिए, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिपेंड ऑन इट्स स्पीड, और जितनी स्पीड से वो आएगा उतना ही तेज उसका वर्क डन होगा उस ऑब्जेक्ट पे। मतलब उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उस ऑब्जेक्ट की जितनी तेज उसकी स्पीड है। जितनी तेज से वो चल रहा है उतनी ही तेज उसकी काइनेटिक एनर्जी है, उतनी ही ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी है, और ऑब्वियसली वो उतना ही ज़्यादा वर्क करेगा दूसरे ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। आते हैं काइनेटिक एनर्जी का, यहाँ हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है, हाफ इजकल टू हाफ इजकल टू एम वी स्क्वायर। अब इसको हम समझते हैं कैसे हम इसको निकाल सकते हैं, देखते हैं। मान लो किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है वो v है, इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है। a एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है और s उसका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो अपने इक्वेशंस ऑफ मोशन में हमने निकाले हैं, जो हम बेसिक जो हमने मैकेनिक्स पढ़ी थी उसमें, जहाँ हमने न्यूटन के लॉज पढ़े थे, वहाँ हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन निकाली थी। उनमें से एक इक्वेशन ऑफ मोशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको याद होगा, नहीं है तो पूछ लेना, मैं आपको ये समझा दूंगा। इट्स अ वेरी इजी थिंग, ओके। अपने नोट्स रिवाइज करोगे तो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब एस यहाँ से निकाल लेते हैं क्योंकि हमें तो वर्क से मतलब है। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू 2a। अब तुमने न्यूटन का सेकंड लॉ तो पढ़ा ही होगा। एफ क्या है? फोर्स हमने लगाई है, एफ इजकल टू एम ए, ठीक है। वर्क डन क्या होता है? एफ डॉट एस वर्क डन होता है। थोड़ी जगह कम पड़ गई, मैंने थोड़ा ज़्यादा लिख दिया, कोई बात नहीं। एफ डॉट एस होता है, तो एफ को हम एम ए लिख लेते हैं, ठीक है। और एस की वैल्यू होती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। ए से ए कट हो जाएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू आ जाएगी एम वी स्क्वायर बाई 2, सॉरी माइनस यू स्क्वायर ऑब्वियसली। अब यू को हम क्योंकि हम इमेजिन करते हैं कि ऑब्जेक्ट था वो शुरू में रेस्ट में था, तो यू 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, जो मैंने यूपर यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, क्या बोल रहा है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। एक कोई ऑब्जेक्ट है 15 किलो का, ठीक है, और वो मूव कर रहा है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से 4 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी है। तो काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, चलो निकालते हैं, ठीक है। चलो निकालते हैं इसको। मास क्या बता रहा है? 15 kg, करेक्ट। इसको थोड़ा मैं और मोटाई कर लेता हूँ इसकी। वेलोसिटी क्या बता रहा है? 4 मीटर पर सेकेंड। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मुझे बताओगे तुम लोग, क्या होता है? अरे अभी तो पीछे पढ़ के आए हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। हाफ लिखो, 15 मास लिखो, और 4 का स्क्वायर 16 होता है, इतना तो पता ही होगा ब्रो।
इसको यहाँ से 2 को कट करेंगे, 8 आ जाएगा, और 15 8 120, 120 जूल आ जाएगा हमारा। तो एक बार फिर से देखो न्यूमेरिकल क्या था। एक ऑब्जेक्ट था जो 15 केजी का था, 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था, तो उसने कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन की उस मोशन के दौरान, वो हमने निकाली है कि 15 केजी है मास, और ये 4 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, 120 जूल उसने एनर्जी गेन कर ली। यानी हमने जो ये केस देखा था, अगर ये मान लो ये बॉल 15 केजी की होती और 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आके टकराती, तो 120 जूल काइनेटिक एनर्जी ये इस रास्ते में 120 जूल काइनेटिक एनर्जी इस रास्ते में गेन कर चुकी होती, और ये उस हिसाब से इस पे वर्क करती। ठीक है, अब ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है इसको देखते हैं। अब ये देखो यहाँ पे ये बच्ची तीर चला रही है, ठीक है। पहले केस में हम देखेंगे, पहले केस में देखेंगे तो ये इसने यहाँ की यहाँ इस तीर को छोड़ दिया, तो क्या होगा, तीर यहीं की यहीं गिर जाएगा। इसने कोई फोर्स नहीं लगाया, यहाँ की यहाँ ये तीर गिर जाएगा, बस सीधी बात है, ग्रेविटी की वजह से धरती पे गिरेगा, सीधी सी बात है। इस केस में इसने छोड़ा, ये गया आगे सीधा दूर, क्यों, इसमें इसने स्ट्रिंग को पीछे खींचा, ये जो स्ट्रिंग है यहाँ पे इसने इसको पीछे खींचा, स्ट्रिंग की शेप चेंज हुई, एरो की पोजीशन चेंज हुई, जिसकी वजह से इसने एक पोटेंशियल एनर्जी गेन की, और उस एनर्जी की वजह से ये आगे बढ़ पाया। ठीक है, तो इसने हमने क्या लिखा है डेफिनेशन में, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और शेप। उसकी शेप या पोजीशन की वजह से जो एनर्जी है वही पोटेंशियल एनर्जी है। आगे क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। कोई ऑब्जेक्ट इधर है, पृथ्वी पे रखा हुआ है सरफेस पे, ठीक है, इसको हम थोड़ी ऊंचाई पे लेके जाते हैं, एक हाइट पे लेके जाते हैं, ठीक है, h हाइट हमने मान ली, यहाँ लेके जाते हैं। तो अब कॉन्सेप्ट ये है कि अब ये पोटेंशियल एनर्जी गेन करता है, यानी जब ये धरती पे था, सरफेस पे था, तब इसमें जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी अब उससे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। आप इसको इस तरह से सोचो कि कोई कंकर फेंके किसी के ऊपर, एक तो कम ऊंचाई से उसके सर पे गिरे, एक 6 बिल्डिंग के ऊपर से फेंके तो पूरा छेद हो जाएगा। ट्राई मत कर लेना कभी घर पे, पर कहने का मतलब ये है कि जो जितनी हाइट होगी ऑब्जेक्ट की उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी वो गेन कर लेता है। अब फोर्स कौन सा लग रहा है उस पर, ऑब्वियसली वो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है, ऊपर जा रहा है, तो फोर्स जो है वो उसका है mg। ठीक है, फोर्स mg हो गया। हाइट, अब डिस्प्लेस हमने h किया है, यहाँ से यहाँ तक लेके गए हैं, तो डिस्प्लेसमेंट h है, तो वो डिस्प्लेसमेंट h हो गया। ठीक है, यहाँ पे मुझे आई शुड राइट वर्क डन, ओके, क्योंकि मैंने फोर्स लिखा था इस वजह से मैंने लिख दिया था। तो mgh इस पे वर्क डन है, और mgh इसने एनर्जी गेन की है, पोटेंशियल एनर्जी, मतलब जितनी इसने पोटेंशियल एनर्जी गेन की है उस ये आके गिरेगा तो ये उस ऑब्जेक्ट पे mgh वर्क ही करेगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इन दिस केस। ओके, आई होप यू गॉट इट। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या है, क्या है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। कैसे भाई, तुम्हारा इलेक्ट्रिकल इंडक्शन तुमने देखा होगा, तुम्हारे घर में होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है, ठीक है, पर वो उसको पानी उस पर रखते हो तो वो उसको गर्म कर देता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है ना, या तुम्हें जनरेटर वगैरह फंक्शंस में यूज़ तो कभी करते होगे, तो वो एक मैकेनिकल एनर्जी है लेकिन इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होता है। द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है उसको, उसी को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि व्हेन एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर द टोटल एनर्जी रिमेन सेम। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हुई है पर टोटल एनर्जी सेम रहेगी, और यहीं तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन है जो मैंने नीचे लिखा हुआ है, यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन है कि भाई टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी। वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है पर टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी। एक बार पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है। The law of conservation of energy states that the energy can only be converted from one form into another. It can neither be created nor destroyed. The total energy before and after the transformation remains the same. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है पर टोटल एनर्जी हमेशा
सेम रहेगी। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे हमने पीछे ही डिस्कस किया उसी तरह से समझते हैं, ठीक है। ये कोई ऑब्जेक्ट है धरती पे। अब इसको, अब फिलहाल इसमें इसका जो तुम जीरो मान लो इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसको तुम ऊपर एच हाइट पे लेके गए तो इसने एम जी एच गेन कर ली जब ये अपनी हाईएस्ट हाइट पे था। जब ये हाईएस्ट होगा उसका मतलब इसकी वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है, ये बिल्कुल मूव नहीं कर रहा, ऊपर मैक्सिमम हाइट पे पहुँच चुका है, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी इसकी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी इसकी मिनिमम है। और जैसे ये नीचे आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, क्योंकि ग्राउंड से इसकी हाइट कम होती जा रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो इसकी कम होती जा रही है, पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब ये मोशन में है। काइनेटिक एनर्जी तो मोशन की वजह से ही होती है, तो क्योंकि अब ये मोशन में तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है और पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है। और इस केस में जब ये ऊपर जा रहा था तब क्या हो रहा था, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही थी, काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही थी, मतलब कम थी। पिछले पहले मतलब यहाँ पे था तब काइनेटिक एनर्जी इसकी ज़्यादा थी, जबकि यहाँ पे था तब कम। उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो टोटल एनर्जी कुल मिला के हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है। अब ये पावर क्या होता है भाई, तुम देखोगे कि एक आदमी एक काम को 10 मिनट में करता है, दूसरा वाला आधा घंटा ले लेता है, एक 5 मिनट में ही कर देता है। तो हम कहेंगे जो आदमी फटाफट काम को निपटा रहा है, जैसे कोई मजदूर है वो फटाफट अपने का, तो हम कहेंगे ये ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति है, ये जल्दी काम करता है, फास्ट काम कर रहा है। और फास्ट काम करने का मतलब क्या है कि काम करने की रेट है वो ज़्यादा है उसकी, और जो जिसकी काम करने की रेट जितनी ज़्यादा है वो उतना ही पावरफुल है, सीधी सी बात है। तो पावर क्या हुई, पावर इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क, बस इतनी सी समझने की बात है, ज़्यादा अभी हमें ज़रूरत है नहीं इस बात की। पावर जो है वो काम करने की क्षमता पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क है। तो ये W जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है वो है वर्क डन, और टाइम जो है वो हम सेकंड्स में नापते ही हैं। तो अब 1 सेकंड में यानी किसी व्यक्ति ने 1 जूल काम किया है तो 1 वोट पावर उसकी लगी है, ठीक है। तो यहाँ मैंने 1 न्यूटन पर सेकंड और वोट उसकी यूनिट, जैसे हमने देखा था ना जूल थी वर्क की यूनिट, वैसे ही इसकी पावर की यूनिट वोट होती है, ठीक है। तो आज तो बेसिकली हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा ये है कि वर्क क्या होता है। वर्क हमने समझ लिया कि भाई जब ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है, हम जब फोर्स लगाते हैं ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है, इसका मतलब हमने उस ऑब्जेक्ट पे वर्क किया है। वर्क पॉजिटिव कब होता है, जब जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर मोशन हो मतलब वर्क पॉजिटिव है। नेगेटिव डायरेक्शन में हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो मतलब नेगेटिव है। ऊपर नीचे हो मतलब ज़ीरो है, बिल्कुल डिस्प्लेस ना हो मतलब ज़ीरो है, ठीक है। एनर्जी का हमने देख लिया, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क है, काम करने की क्षमता है, उसी को हम एनर्जी बोलते हैं कि भाई बड़ा एनर्जेटिक बनता है, काम करता है फटाफट, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से, जब ये रेस्ट में है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पर जब ये मोशन में है तो ये एनर्जी गेन करता है, और जो एनर्जी गेन करता है उसी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकाला था, ½ mv², ठीक है। एक न्यूमेरिकल क्या था, 15 kg का कोई ऑब्जेक्ट है, वो 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ½ mv² का फॉर्मूला लगा के हमने 120 जूल काइनेटिक एनर्जी निकाल ली थी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ऑब्जेक्ट के शेप और साइज़ के की वजह से जो एनर्जी होती है उसी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसमें जब इसने वैसे के वैसे इस तीर को छोड़ दिया था तो यहीं वहीं के वहीं गिर गया था, क्योंकि उसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी गेन नहीं की थी। जब इसने इस स्ट्रिंग को पीछे खींचा तो इसने गेन कर ली पोटेंशियल एनर्जी, इतनी सी बात है, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाइट की वजह से जो एनर्जी गेन करता है उसी को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और क्योंकि यहाँ फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगती है तो mg तो फोर्स हो गया, h डिस्प्लेसमेंट, तो mgh इसकी वैल्यू होती है हमेशा, ठीक है। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, पर टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। यही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और ये हर जगह यूज होगा, लास्ट तक यूज होगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको स्किप नहीं किया जा सकता। पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क है, कितना तुम फास्ट काम कर सकते हो उतना ही तुम पावरफुल हो। वर्क डन
इन दिस टाइम इज इक्वल टू पावर, यूनिट इसकी वोट है। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर बीइंग हियर, एंड आई होप यू विल अप्रिशिएट इट।